देखो, तो कल के 2 क्लास में ना, कल का क्लास और परसों का क्लास, उसमें हम लोग टेक्निकल चीज़ जाने, बेसिक चीज़ जाने कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होता क्या है। कल 3 स्टेज तो तुमको कंटेस्ट हो ही गया होगा तुम लोग को, है ना, बढ़िया से याद हो गया होगा। सुनील ने बहुत, हम सबको बताना चाहेंगे, सुनील का बहुत अच्छा है, तुम लोग भी यूज़ करो। सुनील कल अपना नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज़ किया, ही टोल्ड मी टुडे। ये कल जाके ना 12 का था बुक, कल का 12 का बुक जाके पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लिया ये अच्छे से जाके। यदि ये सुनील कर सकता है या कोई XYZ कर सकता है तो बाकी स्टूडेंट भी कर सकता है इस चीज़ को, और तुमको जल्दी समझ में भी आएगा वो चीज़। क्यों? एक बार कॉन्सेप्ट हो गया, यही स्ट्रेटेजी है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है ना। यस, तुम लोग को ये इसको ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं, तुम लोग को बताने के लिए कैसे पढ़ा जाता है। ये देखो, आज RPA 1951 पढ़े, ये पहले ही पढ़ के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो बुक इसके पास था लक्ष्मीकांत, रिसर्च में। तो ही इज इंचिंग टुवर्ड्स द राइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कैसे पता चलेगा राइट रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है? यदि आपका आगे का फ्यूचर दिख रहा है आपको प्रेजेंट में ही, तो आपका राइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और नुकसान कहीं नहीं है। जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, यदि तुम पहले पढ़ के आए हो तो तुम्हारे लिए वो बेनिफिट है, नुकसान नहीं है बाबू। नुकसान कभी नहीं होता पढ़ाई लिखाई का, ये हमें समझना होगा। और यहाँ पे देखो, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कमिंग बैक टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब क्या नहीं कर सकते। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। जैसे मान लो कि फूड में, है ना, अनाज में कोई तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो कि हार्मफुल हो सकता है, तो आयोनाइज करवा दो उसको, रेडिएशन से आयोनाइज करवा दो, आराम से हो जाएगा। यानी कि रेडिएशन उसके ऊपर फेंको, ठीक है, जितना भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मर जाएगा। और एट द सेम टाइम जो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दैट इज अ फूड इरेडिएशन। यानी कि फूड के ऊपर हम क्या करें, न्यूक्लियर एनर्जी का जो रेडिएशन है उसको छोड़ रहे हैं, चाहे एक्स रेज हो या कोई भी रेज हो सकता है। उससे क्या होगा, तुम्हारा उसका लॉन्गिविटी भी बढ़ जाएगा, सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगा उसका। यदि 2 दिन में वो डिकम्पोज होने वाला है तो 2 महीना में डिकम्पोज होगा, 3 महीना में डिकम्पोज होगा, उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ सकता है। इट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। देखो, फूड इरेडिएशन, इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन का हम यूज़ कर रहे हैं फूड के ऊपर। एक तरह से टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ाए और उसमें सेफ्टी वाला प्रोविजंस आए। कैसे सेफ्टी वाला प्रोविजन आएगा? यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट उसके साथ जो अटैच है उसको किल कर देंगे, उसके साथ किल कर देंगे तो क्या होगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा और प्लस उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, घर में करते हैं ना, जैसे दूध खरीद के लाते हो तो तुरंत उसको हीट करते हो, इसलिए हीट करते हो वो फटे नहीं और लंबा समय के लिए रहे। और उतना ही नहीं, इसलिए भी तुम दूध को गर्म करते हो ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैच है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हीटिंग करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होता है। मगर गौर करना इस चीज़ को, जो हीट करते हैं हम लोग या फिर जो कैनिंग करते हैं, कैनिंग का मतलब यही होता है कि कैनिंग एंड हीटिंग इज बोथ द सेम। एक कंटेनर में हम पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जब हीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैनिंग। जब कैनिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, उसमें कुछ नुकसान भी है। हो सकता है कि बहुत सारा वॉलेटाइल मैटर है वो उड़ के चला जाए और आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस में फ़र्क पड़ सकता है। परंतु ये जो फूड इरेडिएशन है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये और ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हर समय डर लगा रहता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन चल रहा है, क्या भरोसा वो आयोनाइजिंग रेडिएशन उसके साथ अटैच हो जाए और हमारे इम्यून सिस्टम में गंदा असर करे उसका। मन ऐसा नहीं है। जितने भी रिसर्च हुआ है वहाँ पाया गया कि इसका मिनिमल असर है, मतलब ना के बराबर असर है इसका। समझ गए स्टूडेंट? जो पैस्चराइजिंग करते हो यानी कि मिल्क को बॉयल करते हो या फ्रूट्स और वेजिटेबल को तुम एक टेम्परेचर में मेंटेन करते हो, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर तुम्हारा इरेडिएशन है, कई गुना ज़्यादा बेटर है। इरेडिएशन डज नॉट मेक फूड रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव नहीं बनाता ही है, डर रहता है कि रेडियो एक्टिव बन सकता है। रेडियो एक्टिव मतलब बहुत खतरनाक होता है, ऐसा कभी नहीं होता। ना ही न्यूट्रिशनल क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है, ना ही तुम्हारा टेस्ट में, टेक्सचर में, अपीयरेंस में कोई तरह का चेंज नहीं आता है। और कई फूड तो ऐसा भी होगा जो हम खा रहे हैं और वो इरेडिएशन भी यदि है तो हमको पता नहीं चल पाएगा। समझ गए स्टूडेंट? इनफैक्ट एनी चेंजेस मेड बाय इरेडिएशन आर सो मिनिमल, इतना कम होता है उसका असर कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम जान ही नहीं पाएंगे कि ये फूड इरेडिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जहाँ पे फूड को रेडिएशन से, आयोनाइजिंग रेडिएशन से उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। समझ गए स्टूडेंट? ये हो गया। देखो फिगर देख सकते हो, मल्टीपल यूज है। देखो सेल्फ लाइफ बढ़ गया उसका, इंसेक्ट जो अटैच था वो खत्म हो गया। स्प्राउट मतलब क्या होता है? जैसे देखो
निकलता है ना ऊपर उसके, जैसे बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो को ऊपर वो निकलता है ना ऐसे करके सफ़ेद वाला, वो निकलने का मतलब क्या है? हाँ वही पोटैटो का मतलब क्या होता है बाबू? पोर्टुगीज वाला भाषा बोल रहे हैं क्या हम? पोटैटो उसके ऊपर निकलता है ना मकड़ी सब ऐसे करके, हाँ चना में भी निकलता है। वो निकलने का मतलब है कि अब वो गया, अब खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, समझे? तो इराडिएशन से क्या होगा कि वो जो निकलने वाला प्रोसेस उसको डिले करवा देंगे, तो सेल्फ लाइफ बढ़ गया उसका। समझ गए ना? देखो फ्रूट्स को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, पैथोजन उसमें जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा, तो बहुत फ़ायदा है। और देखो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। इरिडेशन बहुत ही पर्पस के लिए काम आ सकता है, जैसे फूड बॉर्न इलनेस। यदि मान लो कि फूड के साथ जो भी इलनेस रहता है, जो भी प्रॉब्लम होने का चांस, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सब रहेगा। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच है और तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत कंप्रोमाइज़ है, खाओ हालत ख़राब, पचाने में दिक्कत, तो उस केस में फूड इरेडिएशन बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि प्रिवेंशन ऑफ फूड बॉर्न इलनेस टू इफेक्टिवली एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस, यानी कि जिसके वजह से जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से दिक्कत होता है, फूड में इलनेस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो सल्मोनेला एंड ई कोलाई, ये दो ऐसा वायरस से कह सकते हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड के साथ अटैच हो गया और तुम खा रहे हो तो तुम्हारा दिक्कत हो सकता है। तो उस समय देखो फूड इरेडिएशन कर दो, बेस्ट रहेगा, नंबर 1। दूसरा देखो प्रिजर्वेशन। अब देखो सड़ने का हमेशा चांस रहता है डिकम्पोज होने का, तो इरेडिएशन कर दिए तो इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ गया, लॉन्गेविटी भी बढ़ गया। तो वही बात है, टू डिस्ट्रॉय और इनएक्टिव ऑर्गेनिजम्स, ये तो बर्बाद कर दो, पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पूरी तरीके से डीएक्टिव कर दो, ठीक है, जिसकी वजह से स्पॉइलेज और डिकम्पोजिशन हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो गया। तो क्या हुआ इसका मतलब? सेल्फ लाइफ बढ़ गया आपका, फूड का सेल्फ लाइफ लंबा समय तक प्रिजर्व कर सकते हो, और आपको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है। रेफ्रिजरेटर जो होता है ना वहाँ डालते हैं सेल्फ लाइफ बढ़ाने, उसका भी जरूरत नहीं है। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, देखो इंसेक्ट का कितना प्रॉब्लम है। अब जो भी कंट्री में आता है सामान सब बाहर से, तो वो भी तो इंसेक्ट भी साथ ही आ रहा है, जो भी आ रहा है उसके ऊपर आप इरेडिएशन कर दो। लेकिन जो इंसेक्ट है फ्रूट्स के ऊपर आता है, जो हमारे कंट्री में इंपोर्ट किया आता है, उसके ऊपर कर सकते हैं हम लोग। तो देखो इरेडिएशन का इतना फ़ायदा होगा कि जो फार्मर्स लोग यूज़ करता है पेस्टिसाइड्स सब, जो बहुत खतरनाक है, ये यूज़ कर दो सब खत्म, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है। तो इरेडिएशन ऑल्सो डिक्रीजेज द नीड फॉर अदर पेस्ट कंट्रोल प्रैक्टिसेस। जो भी फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड डालते हैं, दुनिया भर का चीज़ डालते हैं, यदि फूड इरेडिएशन कर दे तो जो भी उसके साथ अटैच होकर आ रहा हो ख़त्म हो जाएगा अल्टीमेटली। तो फार्मर्स का तो आधा तो काम यही कर देगा, ठीक है। तो ये बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है इरेडिएशन। आगे देखो, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अच्छा यहाँ पे दो वर्ड है, एक स्टेरिलाइजेशन है और एक सैनिटाइजेशन है, तो मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या होता है अंतर स्टेरिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन में? सैनिटाइजेशन खूब सुना होगा कोविड-19 के टाइम में, ये भी सैनिटाइज कर दो, ये भी सैनिटाइज कर दो। क्या होता है सैनिटाइजेशन का मतलब? कि मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना जो कि हार्मफुल होता है। और स्टेरिलाइजेशन एक सैनिटाइजेशन से एक प्रोसेस आगे का चीज़ है, कंप्लीटली मारना, कंप्लीटली 100%। जो डिटोल झूठ मूठ का देता है ना, वो रियल में वो स्टेरिलाइजेशन है, 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। बट सैनिटाइजेशन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं, दोनों में अंतर है। तो सैनिटाइजेशन को आगे कर दो तो स्टेरिलाइजेशन है, और स्टेरिलाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझ गए? तो देखो स्प्रॉटिंग डिले करवाना, या जो सर रहा है उसको डिले करवाना, तो ये बहुत फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? जैसे देखो वहाँ पे दिया गया पोटैटो, ठीक है, डिले हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई फ्रूट बहुत जल्दी रिप होता है, कई फ्रूट होता है ना बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी पक जाएगा तो बहुत जल्दी सड़ भी जाएगा वो, तो उसका लाइफ बढ़ा दो इरेडिएशन करके, लॉन्गेविटी बढ़ जाएगा उसका। स्टेरिलाइजेशन देखो, स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि स्टेरिलाइज करना फूड को स्टेरिलाइज करने का मतलब क्या है? जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच था पूरा समाप्त कर दिए। वो समाप्त करने का मतलब क्या है कि आपको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं हो, लंबा समय तक चलेगा, बहुत लंबा समय तक चलेगा। और ये किसको दिया जाता है स्टेरिलाइज फूड? उस पेशेंट को दिया जाता है जो बहुत ही दिक्कत में है, जिसको HIV एड्स है, जिसका केमोथेरेपी चल रहा है, जिसका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। तो ऐसे आदमी को नॉर्मल खाना नहीं दिया जाएगा, उसको स्टेरिलाइज फूड दिया जाएगा। क्यों? नॉर्मल खाना दोगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आ रहा है झुंड में, वो खा के फिर उसका डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ सकता है, तो उसको स्टेरिलाइज फूड दो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक भी नहीं है। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। स्टेरिलाइज फूड आर यूजफुल इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट विथ सीवियरली इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम्स सच एज पेशेंट विथ HIV एड्स और अंडरगोइंग केमोथेरेपी, यानी कैंसर का जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए स्टेरिलाइज फूड कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन।
नासा स्टूडेंट देखो, नासा जो स्टूडेंट आता है वो जो मीट खाता है वो मीट भी स्टरलाइज होता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच ना हो, ठीक है, और या ताकि फूड बॉर्न इलनेस ना हो उसको स्पेस में। समझ गए स्टूडेंट? अब बात करते हैं दूसरा चीज़, देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ इरेडिएशन अप्रूव फॉर यूज ऑन फूड, यानी कि 3 तरीका है जो इरेडिएशन हम फूड के ऊपर करते हैं। 3 तरीका है, समझे? 3 सोर्सेस ऑफ रेडिएशन हम यूज़ करते हैं फूड इरेडिएशन को। नंबर 1 देखो, जो गामा रेज है। गामा रेज जानते हो कहाँ से निकलता है? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है तुम्हारा कोबाल्ट 60 या सीजियम 137, यहाँ से गामा रेज निकलता है, ठीक है। उसको अब याद करने की जरूरत नहीं है, कोबाल्ट 60 भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गामा रेज समझो एक सिंपल रेज है, वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव उसे न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर एलिमेंट है वो, कह सकते हो। तो गामा रेज देखो जो निकलता है कहाँ से? रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 या सीजियम 137 से। गामा रेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है, देखो मेडिकल में, डेंटल में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, इनफैक्ट जब कैंसर ट्रीटमेंट होता है तो उस समय भी गामा रेज का यूज़ किया जाता है। तो देखते हो वाइड एप्लीकेशन है गामा रेज का, बिल्कुल। एक्स रेज का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग फूड को इरेडिएट करने में। एक्सरे रिपोर्ट आता है ना, एक्सरे भी तुम्हारा वही है, सेम ही है, वो भी आयनाइजिंग रेडिएशन ही है ना, आयनाइजिंग रेडिएशन से। वो इलेक्ट्रॉन बीम को भी यूज़ कर सकते हो, ई बीम को भी। ई बीम का मतलब क्या होता है? हाई स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बहुत तगड़ा स्पीड में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, और उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। उसको भी यूज़ कर सकते हो फूड इरेडिएशन के लिए। तो वही वहाँ पे लिखा गया है कि ई बीम इज सिमिलर टू एक्स रेज एंड इज ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोपेल फ्रॉम ए इलेक्ट्रॉन एसिलेटर। इलेक्ट्रॉन एसिलेटर से निकलता है, याद करो साइक्लोट्रॉन, याद होगा तुम लोग क्लास 12 का, वहाँ से इलेक्ट्रॉन सब निकलता है ना, जो कि बंगाल में है साइक्लोट्रॉन वाला, बहुत बताया होंगे कभी। यानी कि सिंपल समझो कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है वहाँ से वो निकाला जाएगा हाई स्पीड में, और उसको फूड से इंटरेक्ट करवाया जाएगा। अब फूड से जैसे ही इंटरेक्ट हो गया तो जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है सब वो चल देगा, खत्म। समझ गए ना? एसिलेटर मतलब क्या है कि बहुत तेज़ी से निकलेगा वहाँ से, सोर्स है उसका इलेक्ट्रॉन का वो। ये देखो फिगर देख रहे हो, ये सब मैं बता चुका हूँ तुम लोग को। आगे देखो, सबसे बड़ा सवाल है वही जो फर्स्ट में हम लोग सवाल किए थे, क्या इरेडिएशन हुआ तो न्यूट्रिशन वैल्यू फूड का घट जाएगा या उसके ऊपर असर पड़ेगा? तो आंसर क्या है? नो, बिल्कुल नहीं घटेगा। और ये बेस्ट है। आज तो बोल तो रहे कि तुम मिल्क प्रेशराइज करोगे तो बाबू उसमें जो भी वोलेटाइल है उड़ के चला जाएगा, कैनिंग करोगे तो उसमें भी जाने का चांस है। ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, न्यूट्रिशन स्टेटस तो और अच्छे से मेंटेन करेगा ये। तो देखो आंसर नो है। यदि मैं दूसरा फूड प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन मेथड का बात करूँ तो अब देखो कितना तरीका हो सकता है फूड प्रिजर्वेशन में। एक तो देखो अचार भी बेस्ट एग्जांपल है फूड प्रिजर्वेशन का, तेल में डाल दिए सालों साल चल रहा है, उससे बेस्ट क्या हो सकता है ना? फर्मेंटेशन हो सकता है, और एक हीटिंग हो सकता है। हीटिंग तो सबसे बेस्ट जो कि हम रोज ही करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो, सबसे ज़्यादा बेटर है ये, समझे? तो वही बोला न्यूट्रिशन वैल्यू इज लिस्ट अफेक्टेड बाय इरेडिएशन, सबसे बेहतर है इसमें। न्यूट्रिशन वैल्यू को वैसा फर्क नहीं पड़ता है। जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुआ था इसमें भी बताया गया कि जो इरेडिएशन की वजह से बहुत लिटिल इफेक्ट, यानी कि नो इफेक्ट है कहने का मतलब। जो उसके अंदर मेन जो एलिमेंट है, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग ढूंढो इरेडिएशन वाला फूड सब आपको खाओ बैठ के। अब देखो ना, अब टेक्नोलॉजी यदि बढ़ेगा तो सस्ता हो जाएगा सभी चीज़। अब ये देखो बाबू, नींबू देखो, नींबू खाओ तुम लोग। पहला नींबू देखो, पहला नींबू में कितना है? सीड बहुत सारा है ना। दूसरा नींबू देखो, सीड ही नहीं है उसमें, तो कौन सा मस्त लगेगा देखने में भी और खाने में भी। सेकंड वाला उसमें रस ज़्यादा होगा, ये भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कर देगा ये भी चीज़। देखो बहुत खतरनाक होता है न्यूक्लियर, इतना सरल नहीं है। फूड तो खा रहा है ठीक है, न्यूट्रिशन स्टेटस ठीक है उसका, मगर आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत ज़्यादा ही अप्लाई होता है किसी बॉडी पे, तो डीएनए स्ट्रक्चर तक चेंज हो सकता है, बात समझो। यानी कि जीन जो है, जो हमारा फंडामेंटल चीज़ है, जो हेरिडिटी को लाता है एंसेस्टर्स, वो भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए इसका जो एप्लीकेशन है बहुत फूक फूक के रखने वाला एप्लीकेशन है ये। और जो ही नहीं कि हर समय तुमको डिजायर्ड रिजल्ट ही मिलेगा, किसी में डिजायर्ड रिजल्ट भी मिल सकता है, किसी में नहीं भी मिल सकता है। जैसे ही डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया तुमको, ठीक है, उस तरह का कल्टिवेशन और करो। समझ में आया? देखो एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे समझोगे। प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है, इसमें भी यूज होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। ये होता क्या है देखो, प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग द सीड्स और कटिंग ऑफ ए गिवन प्लांट टू रेडिएशन सच एज गामा रेज टू कॉज म्यूटेशंस। कहने का मतलब क्या है कि प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है स्टूडेंट, कोई सीड्स हुआ या प्लांट का कोई हिस्सा हम क्या करते हैं, रेडिएशन के सामने में एक्सपोज करते हैं। और रेडिएशन कुछ भी हो सकता है, गामा रेज या फिर तुम्हारा एक्स रेज, कुछ भी हो सकता है, ताकि म्यूटेशन हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूटेशन? डीएनए लेवल पे असर पड़ेगा। म्यूटेशन बड़ा चीज़ होता है जी,
जो वैक्सीन देखते हो ना, इतना म्यूटेट हो गया, इतना वेरिएंट निकला कि वैक्सीन काम ही नहीं कर रहा है, वही वायरस सब कितना कितना वेरिएशंस आए, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब डीएनए लेवल पे चेंज आ गया। अब कई बार डीएनए लेवल पे चेंज आने से बहुत फायदा हुआ, जैसे एग्जांपल देखो फिगर में, पहले नींबू में कितना सीड था, अब बाद में देखो बेस्ट हो गया। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि अब डीएनए पे क्या असर पड़ा, अब सीड रोपते हैं, अब रोपने के बाद जो भी आया तो पता चला पहले से बेस्ट है तो इसको गो अहेड, अब पता चला पहले से भी खराब हो गया, ये मत करना, ये हो गया एक्सपेरिमेंट फेल कर गया दूसरे पे। इस तरह ट्रायल एंड मेथड से चलता है, एरर एंड ट्रायल मेथड जो कहते हैं हम लोग। तो इरेडिएटेड मटेरियल इज देन कल्टिवेटेड टू जनरेट ए सैपलिंग, उसके बाद उसको सैपलिंग में बनाया जाता है। सैपलिंग मतलब बड़ा बड़ा तुम्हारा जो सीड्स है उसको उगाया जाता है, सीड्स को जो बेस्ट हुआ है, एंड सैपलिंग्स आर सेलेक्टेड और मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि तुमको डिजायर्ड ट्रेड्स मिले। मगर जरूरी नहीं कि हर समय तुमको डिजायर्ड ट्रेड्स मिलेगा, कई बार तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कहेगा कि नो म्यूटेशन की वजह से खराब हो गया, ये ऐसा हो सकता है ना, फुल चांस, ज़्यादातर फुल गलत, ज़्यादातर अनडिजायर्ड रिजल्ट आने का ही चांस रहता है स्टूडेंट, क्योंकि म्यूटेशन यदि बहुत बड़ा लेवल पे चला गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, डीएनए स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, हो सकता है कि आपको अनडिजायर्ड ट्रेड भी दे, मैं कई बार आपको डिजायर्ड ट्रेड भी दे सकता है, तो वो नहीं लिखा गया, इसमें बात समझने का प्रयास करो, ठीक है। प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग हो गया, ठीक है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट सैपलिंग्स हम क्रिएट करें। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग बचपन से ही सुन रहा है तुम लोग, कार्बन डेटिंग है ना। कार्बन डेटिंग का मतलब कि कार्बन डेटिंग कौन सा आइसोटोप को यूज़ करते हैं बताओ तो? वेरी गुड, कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। कार्बन 14 भी एक आइसोटोप है, बता आइसोटोप तो पता चल ही गया होगा तुम लोग को, क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, हाँ मास नंबर सेम होगा, हाँ मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, दैट इज आइसोटोप। कार्बन का कितना आइसोटोप है, और कोई बात नहीं, भूल भी गया, कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना। नहीं सर, मास नंबर ऑब्वियसली न्यूट्रॉन के अंदर से जो भी रहेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, हाँ मास नंबर अलग होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, हाँ उसको आइसोटोप। शुरू में तो यही बोल रहे थे हम, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा इस पे, ये चीज़ ही ऐसा है, वो सही बात है। मैं यहाँ समझो मेन मुद्दा, अभी पढ़ाया परसों भूल गया, अभी क्या आ गया खो गया, हम भूल जाएंगे तो माफ़ी हमारे लिए, बाकी एग्जाम थोड़ी देंगे हम। यहाँ पे देखो, हम भूल जाएंगे तो तुम लोग हमको करेक्ट कर देगा, तुम भूलेगा एग्जाम में तो कौन करेक्ट करेगा, एक ही बार यूपीएससी करेक्ट करेगा, अगला साल आओ आप बैठ के। देखो सुनो, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो कार्बन का कितना आइसोटोप होता है, कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, 3 आइसोटोप बहुत होता है। बुर्बक बच्चा, उसका जो एक आइसोटोप है वो यूज़ होता है, ठीक है, उसका 3 होता है, उसका एक यूज़ हो रहा था, 14 वाला यूज़ हो रहा होता है कार्बन डेटिंग के लिए, समझे। उसका भी आप जैसे हाइड्रोजन का निकला कि नहीं निकला 3, कार्बन का भी होगा 3 होता है कार्बन का भी। जो 14 वाला होता है आइसोटोप, उसको यूज़ किया जाता है, हाँ उसके लिए फॉसिल फ्यूल कितना पुराना है, क्योंकि उसके साथ कार्बन वहाँ पे अटैच। देखो फॉसिल फ्यूल का मतलब ही है कार्बन, दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग्स है सब कार्बन से ही बना हुआ है, सही बात है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, समझिए ना। हाँ अमीनो एसिड्स का जो चेन है, वेरी गुड, जो नाइट्रोजन बेस से बना हुआ है। तो कार्बन डेटिंग देखते हैं यहाँ पे, देखो एनालाइजिंग द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ पार्टिकुलरली नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटोप इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट एंड अमंग अदर्स। कहने का मतलब क्या, यहाँ समझो, यहाँ पे जो कार्बन 14 है वो जो बोला गया है ना रेडियो आइसोटोप, वो और कुछ नहीं कार्बन 14 को बोला गया है। तो कार्बन 14 का आइसोटोप को देखते हुए हम पता करते हैं कि जो रॉक से कितना पुराना है, क्योंकि वो भी तो कार्बन से बना हुआ है, या फिर ह्यूमन बीइंग जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कितना पुराना है पता चल जाता है हमें। और ये जितना ही पता चला वो सबको फ़ायदा होगा, अलग अलग ब्रांच ऑफ साइंस को या अलग अलग ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी को भी फ़ायदा होगा। एंथ्रोपोलॉजी में कितना फ़ायदा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब का है तो पता चल जाएगा, समझ गए। यही सब चीज़ें आगे देखो, डिसैलिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डिसैलिनेशन प्लांट कितना इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल, सऊदी अरब डिसैलिनेशन प्लांट के लिए जाना जाता है, इजराइल देखो ना, इजराइल जाना जाता है। अब देखो हमारे पास पानी है तो क्या, बहुत सारा जगह पे पानी ही नहीं है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी नहीं है, मगर हाँ वो ओशन से जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है, तो पानी तो है, ओशन 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 पूरा भरा हुआ है, वो पी नहीं सकते। तो उस केस में हम लोग
सॉल्टी वाटर को हम लोग पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसैलिनेशन प्रोसेस। और इसमें भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। बोलो कैसे? अब समझो, डिसैलिनेशन जो प्लांट है उसको बहुत एनर्जी चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, हद ज़्यादा चाहिए होता है। अब यदि वो इलेक्ट्रिसिटी तुम थर्मल पावर प्लांट को क्रिएट करके, यानी कोल को लगा के इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हो और इसमें यूज़ कर रहे हो तो क्या फ़ायदा होगा? तो तुम तो बर्बादी कर रहे हो, क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है उससे। इससे सबसे बढ़िया है कि डिसैलिनेशन प्लांट के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट अटैच कर दो, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जानते हो कि वो पोल्यूटेंट फ्री होता है, कोई पोल्यूशन, हाँ सेफ्टी को लेकर इशू है, उतना केयर करना पड़ेगा तुमको। तो इस समय भी डिसैलिनेशन प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आया है। एग्जांपल देखो यहाँ पे कि पोर्टेबल वाटर देखो हमेशा प्रायोरिटी रहेगा ही, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो देखो वेयर इट कैनट बी ऑब्टेन, जहाँ पे नहीं हो सकता, स्ट्रीम नहीं है, एक्वाफर नहीं है, या दूषित हो गया एक्वाफर, ठीक है, तो उस समय सबसे बेस्ट है कि जो सी वाटर है, ग्राउंड वाटर, देखो कई बार ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है, सॉल्टी वाटर हो जाता है, बहुत ज़्यादा निकालोगे तो यूरेनियम आ गया, उसमें दुनिया भर का आर्सेनिक आ गया और वाटर सॉल्टी हो गया ग्राउंड वाटर भी, तो उस समय उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को भी। नॉर्मली ग्राउंड वाटर नॉर्मली क्या होता है, पोर्टेबल होता है, मगर कई बार ओवर एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से, नाइट्रोजन यूज़ करने की वजह से वो भी खराब हो जाता है, वो भी सॉल्टी उल्टी हो जाता है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं कि डिसैलिनेशन ग्राउंड वाटर का भी करवा सकते हैं। और अर्बन वेस्ट वाटर, अर्बन कितना गंदगी होता है, बहुत सारा वाटर बह रहा है ना ड्रेनेज में, उसको भी हम करवा सकते हैं डिसैलिनेशन में रख के, एकदम प्योर वाटर हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा वाटर। तो इट कैन बी द वन बेस्ट सोल्यूशन। देखो अभी वही बोला जा रहा है कि डिसैलिनेशन जो प्लांट है अभी ज़्यादातर फजल फ्यूल को ही यूज़ करता है एज ए एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, डिसैलिनेशन प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। और फजल फ्यूल से एनर्जी क्रिएट करके तुम लगवा रहे हो तो कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है, ठीक है। और देखो इस तरह का न्यूक्लियर डिसैलिनेशन प्लांट प्रूवन है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कजाकिस्तान का, भारत में भी है और जापान में भी। तो कजाकिस्तान ये सब बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि डिसैलिनेशन प्लांट के साथ हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऐड करके बेस्ट कर सकते हैं। लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट होना चाहिए कमर्शियल बेसिस पे, ठीक है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये रियलिटी हो जाए, काम हो रहा है। मगर ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जानते हो ना, थोड़ा सा डर है, वही ब्रिज आया था 2011 का, वो फुकुशिमा इंसिडेंट, उसके बाद कोई कंट्री आना नहीं चाहता इस पर। अब यहाँ पे समझते हैं बाबू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। पहले तो तुम ये बताओ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या अंतर है? डायग्नोसिस जांच करना, हाँ, ट्रीटमेंट उसको क्योर करना, वेरी गुड। जैसे एक्सरे का रिपोर्ट आया, दैट इज डायग्नोसिस, क्या बीमारी है, वो बीमारी को पता करने के लिए हम डायग्नोसिस करते हैं। और इलाज क्या इलाज का मतलब ट्रीटमेंट करना। तो देखो दोनों ही केस में, चाहे इलाज करना हो चाहे डायग्नोसिस करना हो, दोनों ही केस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बहुत बेहद यूज़ हो सकता है और अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो पहले डायग्नोसिस प्रोसेस में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन यूज रेडियो ट्रेसर which emit gamma rays from within the body. These tracers are generally short-lived isotopes linked to chemical compounds which permit specific psychological process to be scrutinized. अभी समझो, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। इसका मतलब क्या है? देखो इस प्रोसेस में जो रेडियो ट्रेसर होता है, रेडियो ट्रेसर मतलब किसी का भी आइसोटॉप हो सकता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई भी आइसोटॉप, हाँ मान के चलो एक्सरेज वगैरह कोई भी हो सकता है। तो रेडियो ट्रेसर का मतलब क्या है स्टूडेंट? कोई भी आइसोटॉप है वो ले लिए, उसके साथ कोई एक केमिकल कंपाउंड्स को अटैच कर दिए, केमिकल कंपाउंड्स को अटैच कर दिए। केमिकल कंपाउंड को इसलिए अटैच किया जाता है, कभी भी हमारे ऊपर जब एप्लीकेशन होगा इसका, रेडियो एक्टिव का, रेडिएशंस का होगा, उसके साथ अटैच केमिकल कंपाउंड, तो वो केमिकल कंपाउंड हमारे बॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे बॉडी के साथ रिएक्ट करके वो उसको बताएगा, रेडियो ट्रेसर को बताएगा कि देखो यहाँ से पिक्चर लगे इसका, वो रेडिएशन छोड़ेगा और रेडिएशन जो छोड़ेगा उसके बाद पिक्चर तुम्हारा यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी डिवाइस में जो जा रहा है वहाँ अंदर देख रहे हो ना, उधर साइड में दिख रहा है तुमको, वहाँ इमेज बन जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, देखो ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा समझो इस चीज़ को कि डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन यूज रेडियो ट्रेसर विच एमिट गामा रेस। रेडियो ट्रेसर का मतलब वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो किसी का आइसोटॉप हो सकता है जो हमेशा गामा रेस छोड़ता है, ठीक है, नंबर वन।
बट ये तुम्हारा किसके साथ लिंक होता है, एक केमिकल कंपाउंड के साथ लिंक होता है, एक केमिकल कंपाउंड के साथ अटैच करके हमारे बॉडी में अप्लाई किया जाता है, समझे, ताकि हमारा बॉडी में कहाँ किस जगह पे प्रॉब्लम है, जिस जगह पर प्रॉब्लम होगा उस जगह पर गामा रेस छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी केमिकल इसमें यूज़ किया जा रहा है वो केमिकल जो है हमारा बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, जैसे ही इंटरेक्ट करेगा ये गामा रेस छोड़ेगा, जैसे गामा रेस छोड़ेगा वो पिक्चर आ जाएगा वहाँ पे, और तुमको जहाँ प्रॉब्लम है, कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो पूरा उसका इमेज आ जाएगा, उस इमेज के बेसिस पे पता चल जाएगा क्या बीमारी है। बात समझ में आया? दूसरा ही पढ़ो, समझ में आ जाएगा। सेकंड देखो, डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरह का एग्जामिनेशन है, क्या सर घुटना का देखना है, क्या लंग्स का देखना है, क्या इंटेस्टाइन का देखना है, उस हिसाब से तुम्हारा केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ किया जाएगा, समझे, केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है उस हिसाब। जैसे देखो कई बार ना केमिकल कंपाउंड्स बॉडी का सेल को ही यूज़ किया जाता है, यदि बॉडी का सेल ही यूज़ करो, जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, आरबीसी को यूज़ किया जाता है, जैसे इंटेस्टाइन में, इसके बारे में मैं देख रहा था, यदि इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है तुमको तो उस समय इंटेस्टाइन समझ रहे हो, गट में कुछ प्रॉब्लम है तो उस समय आरबीसी को ही एज अ केमिकल कंपाउंड के रूप में अटैच किया जाता है, ताकि जब आरबीसी इंटेस्टाइन में जब अटैच होगा वहाँ पे रिएक्ट करेगा, हमारा गट के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शंस होगा, और रिएक्शन होगा तो उस समय गामा रेस छोड़ेगा ये, और तुम्हारा पिक्चर कैप्चर हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ समझो, यहाँ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरह, रेडियो ट्रेसर आर आइदर इंजेक्टेड इन द बॉडी, आपके बॉडी में इंजेक्ट भी किया जा सकता है, या आप उसको इनहेल भी कर सकते हो गैसेस फॉर्म में, या सोलो भी कर सकते हो। द इमिशन फ्रॉम द रेडियो ट्रेसर, जो भी वहाँ से निकलेगा वो इमेज डिवाइस में कलेक्ट कर लिया जाएगा और वो आपको पिक्चर देगा, और जितना भी जो चीज़ का आपको चाहिए, इमेज चाहिए, वो पूरी तरीके से मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि डॉक्टर को एक ही चीज़ पता रहेगा कि यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें केमिकल कंपाउंड अटैच है, वो रेडियो ट्रेसर में, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, गामा रेस को छोड़ता है, इसलिए हम उसको भेज रहे हैं। कब छोड़ेगा, जब केमिकल कंपाउंड उसके साथ रिएक्ट करेगा तब छोड़ेगा वो, और जैसे ही छोड़ेगा इमेज बन जाएगा तुम्हारा इमेजिंग डिवाइस में। तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, देखो अब ये कहाँ पे आएगा, वही बोला जा रहा है, द सुपर इम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजेस विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन्स कैन प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव टू व्यूज टू फिजिशियन टू एड डायग्नोसिस। कहने का मतलब जो भी इमेज आएगा वो सीटी में आएगा या फिर एमआरआई में आ जाएगा। सीटी और एमआरआई मतलब क्या है, डिवाइस जहाँ पे आपका दिखेगा, डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होता है ना जी, डिस्प्ले पे। एमआरआई करवाया हो, बहुत महंगा है इंडिया में एमआरआई। सीटी स्कैन होता है कि नहीं होता है, सीटी स्कैन, तो वेर यू गेट इमेज, और इमेज जैसे ही आया मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और फिजिशियन तुमको बता देगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और क्या क्या बीमारी है सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बता दे, कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये टेक्निकल है स्टूडेंट, बात समझो इसको कैसे करोगे। इसमें रेडियो ट्रेसर है, रेडियो ट्रेसर मतलब रेडियो एलिमेंट है जिसके पास दम है गामा रेस छोड़ने का, नंबर 1। इसको अटैच किया जाएगा किसके साथ, केमिकल कंपाउंड के साथ, और केमिकल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है या हमारा बॉडी का भी अटैच किया जा सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का एग्जामिनेशन करना है हमारे बॉडी का, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कैसे जा सकता है, या तो इंजेक्ट करके जा सकता है या सोलो करके भी जा सकता है, या फिर तुम्हारा गैसेस फॉर्म में उसको इनहेल करके भी जा सकता है, सूंघ के भी जा सकता है, नहीं पूरा सूंघ, समझ में अभी इससे बढ़िया नहीं हो सकता, हम कोशिश कर रहे हैं तुमको वहाँ तक डेप्थ में ले जाने का। अंदर गया, कौन सा केमिकल कंपाउंड डाले थे, वो केमिकल कंपाउंड वाला चीज़ अंदर कहीं पे मिल गया उसको, तो वहाँ पे जाकर रिएक्ट करेगा, जैसे रिएक्ट करेगा ये तुम्हारा रेडिएशन छोड़ देगा, जैसे रेडिएशन छोड़ देगा इमेज बन जाएगा यहाँ पे। तो वो जो कंपाउंड डाला गया इसलिए डाला गया है कि कौन सा बॉडी का उसको चेकअप करवाना है। यदि मान लो कि पेट का तोन का करना है तो आरबीसी वाला डालेगा वो, और जाके वो बाकी साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जाके डायरेक्ट तोन में जाके अटैक रिएक्शन होगा, समझ गए थे। इसका मतलब नीतीश का और मेरा कितना बढ़िया इमेज आएगा, तुम्हारा ज़्यादा इमेज आएगा समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल। और जो भी आएगा फिजिशियन जो डॉक्टर बैठा है इसीलिए तो फीस लेगा फालतू का, बोले देखो फलना फलना ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं बेकार का रिपोर्ट निकला एमआरआई तो बहुत खतरनाक है। वाटर जो हाँ, बॉडी में प्रेजेंट है 70%, हाँ, उसको कंपाउंड को सेग्रीगेट करता है, H2O है सर, हाँ, H को सेग्रीगेट कर उसके बाद इमेज निकाला जाता है।
तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा इमेजेस या तो सीटी फॉर्म में हो सकता है या एमआरआई फॉर्म में हो सकता है। कहने का मतलब ये जो भी रिएक्शन हो रहे हैं आफ्टर ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, इट विल डिस्प्ले इन योर सीटी और एमआरआई स्कैन। अब एमआरआई स्कैन का देखोगे तो अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सब यूज़ होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया जाता है। इसलिए तुम कोई भी आयरन का चीज़ पहन के नहीं जा सकते हो, तो उस समय भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का ही काम हो रहा होता है अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे बोलने का प्रयास ये है कि जो भी चीज़ हो रहा है, जैसे रेडियो ट्रेसर है यानी कि रेडियो एलिमेंट है, उसके साथ जो अटैच किए वो जो डिस्प्ले हुआ, डेट डिस्प्ले इन योर सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, दैट इज़ द ये मैसेज है। ये इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि एमआरआई कैसे वर्क करता है, ये टेक्निकल चीज़ तुमको जानना भी नहीं है एक्चुअली, समझ। कंप्रिहेंसिव व्यू मिल जाएगा फिजिशियन को, एंड फिजिशियन विल टेल अबाउट योर रिजल्ट, क्या हुआ नहीं हुआ। अब देखो दो हड्डी का फोटो दिया गया है बाबू, देख लो तुम लोग का फोटो आ गया, देखो बहुत देर के बाद आया है। यहाँ पे देखो एक देखो, एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर ओवर एक्सरे टेक्निक इज दैट बोथ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैन बी इमेज वेरी सक्सेसफुली। देखो एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे में ना डर रहता है, ज़्यादा एक्सरे करवा लोगे तो तुम्हारा बोन का खराबी हो सकता है, मगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर का एडवांटेज ये कि दोनों ही हड्डी आपका सॉफ्ट भी हो, है ना, कोई भी सॉफ्ट वाला भी टिश्यू हो सकता है या फिर हार्ड वाला भी टिश्यू हो सकता है, दोनों को बहुत अच्छे से इमेज करवा देता है, बना देता है। जो सबसे ज़्यादा रेडियो आइसोटोप जो यूज़ होता है, अभी जैसे बताते हैं ट्रेसर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो टेक्नीशियम 99 है, जिसका हाफ लाइफ 6 आवर्स तक का हो सकता है। हाफ जानते हो ना, हाफ तक का एमिट होगा वो। और देखो इसमें हम टेक्नीशियन 99 में बहुत कम रेडिएशन यूज़ करते हैं, बहुत लो डोज दिया जाता है, बहुत कम मात्रा में, जिसका हाफ लाइफ 6 आवर्स तक का होता है। अब देखो यहाँ क्या बताया गया कि सच आइसोटोप्स आर आइडियल फॉर ट्रेसिंग मैनी बॉडीली प्रोसेस विथ मिनिमम डिस्कम्फर्ट, यानी कि जब ये एक्सपोज करते हैं पेशेंट को तो पेशेंट को दर्द नहीं होता है, बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट पड़ता है। एंड देयर देखो कहाँ पे ट्यूमर्स है, मान लो कैंसर सेल है, हार्ट को स्टडी करने में, लंग्स को स्टडी करने में, लीवर, किडनी, ब्लड सर्कुलेशन, बोन स्ट्रक्चर, सब में ही हमारा ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है, स्पेशली योर टेक्नीशियम 99 का रेडियो आइसोटोप, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखो फिगर देखो यहाँ पे बढ़िया से देखो, यही टेक्नीशियम इसका यूज़ किया गया है। किसके साथ फोटो मैच किया है? आलोक के साथ। अरे मरोगे तो ऐसा ही होगा सबका। देखो अब एक तो हो गया इसका डायग्नोसिस का, अब देखेंगे थेरेपी का। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। देखो ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो न्यूक्लियर मेडिसिन ऑल्सो यूज फॉर थेरेपेटिक प्रोसेस, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। डायग्नोसिस के तो देख लिए अभी हम लोग कैसे हुआ प्रोसेस, वहाँ ये थेरेपेटिक यानी कि ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होगा। ज़्यादातर जो रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्मॉल अमाउंट में, कैंसर को ठीक करने के लिए, या फिर थायराइड ग्लैंड, यदि ये वाला ग्लैंड प्रॉब्लम है तो उस समय भी हम लोग यूज़ करते हैं आयोडीन 131 आइसोटोप को। देखो होता क्या है इसमें, द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप इन थेरेपी आर कम्प्लीटली फ्यू बट इम्पॉर्टेंट। अभी नेसेंट स्टेज पे कह सकते हो, बहुत ही, यानी कि इस थेरेपी बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। कैंसरस ग्रोथ आर सेंसिटिव टू डैमेज बाय रेडिएशन विच में एक्सटर्नल और इंटरनल। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो अब रेडिएशंस की वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है तुम्हारा एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। जैसे एग्जांपल देखो, एक्सटर्नली गामा रेस जो कि कोबाल्ट 60 से आता है, इंटरनली तुम्हारा बीटा रेडिएशंस हो सकता है। तो फिर से मैं पढ़ता हूँ, समझो इस चीज़ को। द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन थेरेपी आर कम्प्लीटली फ्यू, यानी कि रेडियो आइसोटोप का जो हम थेरेपी में बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम डायग्नोसिस में यूज़ कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है, बट इम्पॉर्टेंट है, बट इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो, जो कैंसरस ग्रोथ होता है आर सेंसिटिव टू डैमेज बाय रेडिएशंस। अब जो जितने भी कैंसरस ग्रोथ होता है, कैंसरस सेल का ग्रोथ होता है, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं रेडिएशन से बेस्ट हो सकता है। और रेडिएशन भी दो तरह का हो सकता है, एक एक्सटर्नल रेडिएशन दे सकते हो, एक इंटरनल रेडिएशन दे सकते हो। शॉर्ट रेंज रेडियोथेरेपी इज नोन एज द ब्रैकोथेरेपी एंड दिस इज बिकमिंग द मेन मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट। और शॉर्ट रेंज थेरेपी भी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और ये जो थेरेपी है स्टूडेंट, ये पैलिएटिव है। क्या होता है पैलिएटिव मतलब, जो मान लो कि लास्ट स्टेज में पेशेंट है, मरने वाला है, कैंसर है उसको, उसका लाइफ में थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, ठीक है, क्योंकि यूजुअली पेन देगा। और ये सब तुम्हारा जो भी है वो
अंतिम ग्रसित लास्ट में HIV एड्स है, कैंसर है, TB पेशेंट जो लास्ट स्टेज में है, उसको टेम्पररी रिलीफ देने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह का शॉर्ट रेंज थेरेपी, समझ गए ना। और ये अभी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, बट ये भी कह सकते हो कि नेशन स्टेज पे ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम रेडियो आइसोटोप को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्मफुल भी उतना ही होता है। दैट्स इट।